Hello everyone, myself Dr. Ravindra Dhote, Director of Dr. Dhote's Academy, Ladakh. So welcome to the series of Digestion and Absorption chapter. जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़े हैं बता दूं, इसके पहले हमने न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, टीथ, डेंटल फॉर्मूला, टंग ये सारे वीडियो बना चुके। तो आज हम इसी चीज को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और आज हमारा सबसे पहला टारगेट है कि पूरे एलिमेंट्री कैनाल को, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स को थोड़ा सा ब्रीफली पूरा पढ़ लेना, राइट। तो भैया आपके सामने डायग्राम का आपको दिखाई दे रहा है। डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा बेटा। देखिए बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्लीट डायग्राम है। फिर जब हमको एक एक स्ट्रक्चर, एक एक ऑर्गन पढ़ना पड़ेगा तो तब हमको उसका कट सेक्शन लेना पड़ेगा और इंडिविजुअल डायग्राम्स भी बनाने पड़ेगा। लेकिन जिसको पहले पूरी सीक्वेंस कि एलिमेंट्री कैनाल कहां से शुरू होकर कहां खत्म होता है, बीच में कितने स्ट्रक्चर आते हैं, उनका बेसिक रोल क्या क्या है, जब तक ये किसी को समझता नहीं तब तक आप इस चैप्टर को आगे नहीं बढ़ा सकते। सो बेटा, फाउंडेशन क्लास में सबसे पहले बेसिक बनाना जरूरी, जो हम बनाने जा रहे हैं बेटा। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन द डायग्राम। सब लोग सबसे पहले डायग्राम की सारी लेबलिंग्स पढ़ लेंगे। जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो पॉज करके सारी लेबलिंग्स पढ़ लीजिए। अब मेरा काम है एक एक लेबलिंग को आपको एक्सप्लेन करना। ओके, चलिए। तो हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल ये माउथ से लेकर एनस तक है। माउथ से लेकर एनस, तो बेटा दिस इज माउथ और यहां से नीचे की तरफ आते हैं तो दिस इज एनल। तो मैं तो ऐसा समझ के चलता हूं कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक बहुत बड़ी पाइपलाइन है। पाइपलाइन, तो पाइप का क्या होता है बेटा, दो एंड होते हैं और दोनों तरफ से पाइप खुला हुआ रहता है, तो बस माउथ एंड एनस। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल अगर इंसानों की बात हमारी चल रही है तो ये तकरीबन है 8 to 10 मीटर लॉन्ग। 8 से 10 मीटर का एलिमेंट्री कैनाल है। आपकी हाइट भी नहीं है बेटा उतनी, ठीक है। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि एक अप्रोक्सीमेट 1 मीटर इज इक्वल टू अराउंड 3.3 फीट्स, अगर 10 मीटर का मान चले तो मिनिमम 30 फुट का आपका एलिमेंट्री कैनाल है और आपकी हाइट होंगी 5-5.5 फीट। उसके अंदर 30 फुट का स्ट्रक्चर एडजस्ट किया हुआ है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे एडजस्ट किया है। अब इतनी लंबी चीज को छोटी सी जगह में एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोल्ड, लपेट के रखते हैं, कॉइलिंग करके रखते हैं। तो बस अब कौन सा स्ट्रक्चर सबसे लेंथीएस्ट है, वाइडेस्ट है, किसको कॉइल किया है, क्या किया है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब वैसे डिफरेंट एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल है, उनकी डिफरेंट लेंथ रहेंगी, हमको उससे लेना देना है। फिलहाल वी आर स्टडीइंग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, हमारे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द माउथ। तो बेटा माउथ क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर मुंह। अरे बेटा डिफाइन करो। माउथ ये एक ओपनिंग है जो लिप्स ने बाउंड की है। देखो, ट्रांसवर्स ओपनिंग, दिस इज बाउंडेड बाय द लिप्स। अब जैसे मैं अपने लिप ओपन करा तो ये जो ट्रांसवर्स ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड एज अ माउथ। अब इससे अंदर जाते हैं तो आप देख रहे होंगे मैंने यहां लिखा हुआ है ओरल कैविटी। अब मेरे पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि ओरल कैविटी में एक्सप्लेन कर चुका हूं। हमारी जो ओरल कैविटी, जिसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें नीट एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं, तो वो है एक टीथ और एक है टंग। तो पिछले वीडियोस में मैंने दोनों बता चुका हूं। अब ओरल कैविटी, अब जैसे आप बोल रहे हैं माउथ है तो ऊपर नोज है, माउथ नोज, नोज के अंदर जाते तो नेजल कैविटी आती है। अब ये ऊपर वाला जो सेक्शन है बेटा, ये है नेजल कैविटी, नीचे वाला ओरल कैविटी। अब नेजल कैविटी और ओरल कैविटी के बीच में हमेशा एक पार्टीशन होता है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये पार्टीशन, और ये पार्टीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पैलेट। क्या कहते हैं, पैलेट, क्योंकि पैलेटाइन बोन से बनता है। तो भैया ये जो पार्टीशन है, अब वो जो नेजल कैविटी, सर आपने डायग्राम में लेबलिंग नहीं किया क्योंकि बेटा वो ब्रीदिंग चैप्टर का है तो उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। चलिए, ओरल कैविटी में जैसे हमने कोई निवाला बनाया, अंदर लिया, चबाया, उसके बाद जब हम उसको निगलते हैं तो वो जाता कहां है, तो अगला स्ट्रक्चर। ओरल कैविटी लीड्स टू द स्ट्रक्चर, अ पाइपलाइन नोन एज अ फेरिंग्स। क्या है बेटा, फेरिंग्स। मतलब सर फेरिंग्स को अगर गौर से देखो बेटा, बहुत गौर से देखिए बेटा, डायग्राम में ये ऊपर नेजल कैविटी है, वो भी फेरिंग्स में आ रही है, ओरल कैविटी है, वो भी फेरिंग्स में आ रही है। मतलब शॉर्टकट में इतना बताना चाहूंगा कि आपका ये जो फेरिंग्स है, ये वाला जिसको हम लोग गला भी बोलते हैं, थ्रोट, फेरिंग्स को कॉमनली थ्रोट नहीं देते, तो फेरिंग्स इज अ मस्कुलर ट्यूब which is connected to nasal cavity as well as oral cavity. मतलब it is a common passage बेटा। यहां से जो आप नाक से सांस ले रहे हो,
ये हवा भी फेरिंग्स में आएंगी और जो खाना खा रहे हो या पानी पी रहे हो वो भी फेरिंग्स में आएंगे। मतलब इट इज अ कॉमन स्ट्रक्चर। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ते हैं और ब्रीदिंग चैप्टर में भी पढ़ते हैं। इसका लेंथ आपको बता देता हूं, ये होता है तकरीबन 12 सेंटीमीटर का। तो मैंने कहा था कि एक मस्कुलर ट्यूब है, तो ये कौन से मसल की बनी हुई रहती है बेटा? इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। ये यहां पे अगर आप हाथ लगा देते हो, सर ये फेरिंग्स में हवा भी जा रही है, पानी भी जा रहा है, खाना भी जा रहा है, लेकिन जा कहां रहा है? तो अगर आप आगे देखते हो तो सी दिस, जो फूड पार्टिकल है ये जाएगा फेरिंग्स को क्रॉस करते हुए अगली पाइपलाइन में ईसोफेगस में। किसमें बेटा? ईसोफेगस। सर ये जो ओ लिखा है स्पेलिंग के अंदर, ये साइलेंट है क्या? करेक्ट बेटा। अब जनरली कुछ लोग यहां से ओ हटा देते, डायरेक्ट ई से स्पेलिंग शुरू करते हैं, नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, ओ ईसोफेगस है, तो ओ ईसोफेगस नहीं बोलना, इट इज ओनली ईसोफेगस। ठीक है, तो जैसे फेरिंग्स को हमने थ्रोट बोला है, ईसोफेगस को हम लोग बोलते हैं फूड पाइप, खाना लेके जाने की पाइपलाइन। लेकिन सर वो हवा किधर गई? वो हवा ये देखो इधर है, मतलब ईसोफेगस के बाजू की पाइपलाइन है। तो बेटा ये जो पाइपलाइन थी, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? लैरिंग्स। तो बेटा ये क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक कॉमन पाइपलाइन थी जिसका नाम था फेरिंग्स। जब हम लोग सांस लेते हैं या खाना खाते हैं तो वो चीजें आपस में क्रॉस होती है। आप देखिए ये फूड पार्टिकल क्रॉस होके जा रहा है नीचे ईसोफेगस में, और ये एयर क्रॉस होके जाएगी नीचे लैरिंग्स में। अब ये लैरिंग्स के नीचे ट्रकिया रहेगा, लंग्स रहेंगे, दैट इज द सेपरेट चैप्टर। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ईसोफेगस की। तो चलिए बेटा, फेरिंग्स के टाइप्स होते हैं। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं, फेरिंग्स में ये फूड और एयर के ट्रांसपोर्टेशन के अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम चल रहा है बेटा। फेरिंग्स में आपके टॉन्सिल्स होते हैं, नाम तो सभी ने सुना है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर यहाँ पे टॉन्सिल है, आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, सर डॉक्टर साहब मेरा गला बहुत दिख रहा है, तो वो कहता है कि बेटा आ करो, जबान बाहर निकालो, फिर टॉर्च लगा के अंदर क्या दिखता है? ही इज चेकिंग योर टॉन्सिल्स, कि टॉन्सिल्स में कोई सुजन तो नहीं है। टॉन्सिल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन फिलहाल बेटा वो इतना जो डिटेल है वो हम लोग रेगुलर क्लासों में पढ़ेंगे। फाउंडेशन में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। टॉन्सिल्स एक लिम्फेटिक टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है। कौन से टिश्यू का? लिम्फेटिक टिश्यू का बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो आपके फेरिंग्स में रखा जाता है, और इसका काम है डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब आपके खाने में, पानी में, हवा में जो भी जर्म्स है, थोड़े बहुत तो जर्म्स रहेंगे ना बेटा, तो वो जर्म्स से फाइट करने की जिम्मेदारी टॉन्सिल्स की होती है, ताकि वो कोई भी जर्म्स अंदर तक ना पहुंच सके। राइट, वो कोशिश करता है कि सारे जर्म्स यहीं पे मर जाए, लेकिन अगर वो जर्म्स अंदर तक पहुंच गए तो पूरे चांसेस बन जाते हैं कि हम लोग बीमार पड़ने वाले हैं, हमारे बॉडी में इंफेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो भैया बात ये है कि फेरिंग्स कॉमन पाइपलाइन एंड हैविंग अ टॉन्सिल्स व्हिच हेल्प्स इन द डिफेंस मैकेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। फेरिंग्स के बाद अगली पाइपलाइन कौन सी बेटा? ईसोफेगस। अगर आप डायग्राम में बड़ा गौर करेंगे, फेरिंग्स यहां था, गले में, ये इधर नेक रीजन में, फिर उसके नीचे ईसोफेगस निकला, लेकिन ईसोफेगस नीचे 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 ये ग्रीन कलर का कुछ दिखाई दे रहा है बेटा? जरा गौर कीजिए, उसकी लेबलिंग मैंने क्या की है बेटा? तो ये जो ग्रीन कलर का मैंने उसको लिखा है क्या? डायफ्राम। क्या लिखा है? डायफ्राम। डायफ्राम एक मस्कुलर पार्टीशन है जो आपकी चेस्ट और एब्डोमेन को क्या करता है? सेपरेट। मतलब देखो, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन, ऐसे 3 सेक्शन होते हैं। अब वो पाइपलाइन नेक में से निकलती है, ईसोफेगस, चेस्ट में गई, यहां पे मसल का पार्टीशन था, उसमें छेद करी, और वहां से नीचे एब्डोमेन में गई। मतलब आपकी जो ईसोफेगस पाइपलाइन है वो नेक, चेस्ट और एब्डोमेन 3 सेक्शन को क्रॉस करके जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे ज्यादा किधर है? अगर मैं यहां पे ऐसा बता रहा हूं कि डायफ्राम के ऊपर आप देखिए, और ये नेक वाला थोड़ा सा रीजन पकड़िए, तो ये जो चेस्ट वाला पार्ट है, मतलब आपका ईसोफेगस का मेजॉरिटी पोर्शन उसके चेस्ट रीजन में होता है, आपके चेस्ट रीजन में होता है। ठीक है, क्योंकि नेक तो इतना हो गया, चेस्ट इतना हो गया, और डायफ्राम के नीचे थोड़ा सा ही आएगा, डायफ्राम के नीचे इतना सा आएगा, और आप देख रहे हो वो पाइपलाइन स्टमक में आके खुल रही है। कहां के खुल रही बेटा? आपके स्टमक। मतलब ये जो पाइपलाइन है, इसका काम क्या है? फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करना। क्या करना बेटा? फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करना। अब ईसोफेगस का जो लेंथ है वो है तकरीबन 25 सेंटीमीटर का। मतलब फेरिंग्स हो गया 12 सेंटीमीटर का, ईसोफेगस हो गया 25 सेंटीमीटर का। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस?
इट इज अगेन अ मस्कुलर पाइप। आप देख रहे हैं दोनों तरफ से खुला हुआ, ऊपर की ओपनिंग फेरिंग्स को रिसीव कर रही है और नीचे ये किस में जाके खुल रहा है, स्टमक। तो जो भी आप खाते हो वो स्टमक में जाके डिपॉजिट होता जाता है, लेकिन लेकर कौन जा रहा है, द पाइपलाइन ईसोफेगस। अब ये भी मसल की बनी हुई पाइपलाइन है, जैसे फेरिंग्स भी मस्कुलर था लेकिन वो स्केलेटल मसल की बनी थी। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि ईसोफेगस किसका बना हुआ है। ईसोफेगस दो मसल का बना हुआ है बेटा, हमेशा ध्यान रखेंगे, एमसीक्यू में आता है। ईसोफेगस आधा, मतलब आधा बोलने से अच्छा है, एंटीरियर 1/3 इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल एंड पोस्टीरियर 2/3 इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। सर दो अलग मसल बेटा। स्केलेटल मसल की सबसे मेन प्रॉपर्टी है यार वॉलेंटरी, मतलब आपकी मर्जी से काम करते हैं। लेकिन अगर स्मूथ मसल है तो दे आर इनवॉलेंटरी, क्योंकि एक बार खाना इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल के हाथ में पड़ गया तो वो अपने आप उसको खाने को ढकेलते हुए लेके जाएंगे। मतलब मेरा बोलने का ऐसा है कि ईसोफेगस के कंसेप्ट पे अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो बेटा, तो इसका जो एंटीरियर 1/3 हिस्सा है, याद रखेंगे एमसीक्यू में आता है नीट एग्जाम में, एंटीरियर 1/3 इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल एंड पोस्टीरियर 2/3 मेड अप ऑफ स्मूथ। मतलब आपका एंटीरियर 1/3 हिस्सा वॉलेंटरी नेचर का है और पोस्टीरियर 2/3 हिस्सा इनवॉलेंटरी नेचर का है। सर मुझे बताइए खाना नीचे नीचे ही क्यों जाता है, ऐसा ऊपर क्यों नहीं आता है? तो उसके लिए एक मूवमेंट है, नाम आपने सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ पेरिस्टालसिस मूवमेंट। इसको भी हम रेगुलर क्लासरूम में पेरिस्टालसिस आर्टिकल बहुत डिटेल में बेटा, अभी फिलहाल नाम ध्यान रखेंगे आप लोग। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है कि बेटा ये स्मूथ मसल में होता है इसलिए, और पेरिस्टालसिस इज नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, लेकिन वेरी स्लोली, इट्स लाइक अ वेव, आराम आराम से। मतलब खाना एक बार पोस्टीरियर 2/3 ऑफ ईसोफेगस में गया तो वहां से खाना धीरे 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 अपने नीचे 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 आते था, वापस रिवर्स में जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एक्सेप्शंस है, जैसे वॉमिटिंग में हमारा सब बाहर निकल के आता है, तो वो कंडीशन अलग है। पहले आप खाना नीचे कैसे जाना है वो सीख लो, रिवर्स कैसे आ रहा है वो बात का इश्यू है, ठीक है। तो भैया बात ऐसी है कि पेरिस्टालसिस लेकर आ रहा है। सर मुझे बताइए, आपने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल एक पाइपलाइन है, तो हो ना हो ये पूरी पाइपलाइन मस्कुलर है, बिल्कुल करेक्ट। अब मुझे क्लियर बताओ सर कौन से मसल? बॉडी में 3 प्रकार के मसल है, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। तो कार्डियक मसल तो नहीं रहेंगे, बचे स्केलेटल और स्मूथ। मैं अब आपको बता दे रहा हूं, फ्रॉम द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ ईसोफेगस, यहां से जो स्मूथ मसल चालू होते हैं तो टिल द एनस यहां तक रहता है। मतलब पोस्टीरियर 2/3 ईसोफेगस के ऊपर, मतलब ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एंटीरियर 1/3 ऑफ ईसोफेगस, दे आर मेड अप ऑफ स्केलेटल। उसके नीचे सारे स्मूथ मसल है, बस लास्ट में एनल ओपनिंग पे स्केलेटल मसल आएंगे, बाकी कहीं पर भी स्केलेटल नहीं। मतलब आपका मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। कल को अगर आपको एमसीक्यू आता है एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, ऑप्शन में बोथ है ही नहीं, आपको दोनों में से एक टिक करना है। तो फिर आप कैसे टिक करेंगे कि ज्यादा मसल कौन सा है? तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा थी बेटा? स्मूथ मसल्स की, तो वो आपका आंसर होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं। स्टमक, स्टमक को हम लोग बोलते हैं इट्स लाइक अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, थैला बेटा। कुछ भी हम खाते हैं, चबाने के बाद वो चीजें जब हम निगलते हैं तो वो आपके एक थैले में जाके स्टोर होते जाती है। मतलब सर स्टमक का काम ही है बेटा टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। अब ये जो स्टमक है इसका डायमीटर भी 25 सेंटीमीटर का ही है लगभग, और इसका जो फंक्शन है जो मैंने आपसे कहा अभी अभी, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड। सर फिर भी कितने घंटों तक ये खाना इस थैली में रह सकता है? तो बेटा एनसीईआरटी बुक के हिसाब से 4 to 5 आवर्स, एनसीईआरटी के हिसाब से, और खाने पे भी डिपेंड करता है। नहीं, अगर आपने सिर्फ नाश्ता किया है और थोड़ा सा ही खाना खाया है तो वो 5 घंटे आपके स्टमक में नहीं रहेगा, वो 2 या 3 घंटे में आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगा बेटा। लेकिन आपने पेट भर के खाना खाया है तो उसको पूरा प्रोसेस होने के लिए, डाइजेशन प्रोसेस में डालने के लिए कम से कम 4-5 घंटा लगेगा। चलिए स्टमक पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये जो आपको थैली दिखाई दे रही है, ये थैली एक्चुअली आपके बॉडी में कहां है? यहां सेंटर में, लेफ्ट साइड। कहां है बेटा? लेफ्ट साइड में। अब देखो ये अपना डायफ्राम है, ये यहां से ईसोफेगस की पाइपलाइन आ रही थी, तो मान लेते हैं ये स्टमक है, और अब मैं आपको बताता हूं ये ईसोफेगस की पाइपलाइन है, ये इस तरह से जाके इसमें ओपन होता था। तो ये पूरा फेरिंग्स, ईसोफेगस, और ये सब सीधा नहीं जाता है बेटा, ये सब डायगोनल जाता है, थोड़ा टेढ़ा जाता है,
और यहाँ पे स्टमक। लेकिन सर मैं आज तक समझ नहीं पाया, जब हमारा पेट भर जाता है तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, पेट भर गया बहुत, ये ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग, पेट भर गया बहुत, राइट? कुछ समझ में आ रहा है? बेटा बात ऐसी है कि आपने लिखा ये पाइपलाइन सिर्फ, ये जो स्टमक है ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर का है, और एक और चीज बता दी, 25 सेंटीमीटर मैंने उसकी लेंथ नहीं लिखी थी, उसका डायमीटर था। इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि स्टमक आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट स्ट्रक्चर है। 25 सेंटीमीटर डायमीटर पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कहीं नहीं था सिवाय स्टमक के। अब सर ये थैली 25 सेंटीमीटर की, बस सर अगर मैं एक चपाती खाऊंगा तो 25 सेंटीमीटर भर जाएगा, लेकिन मैं तो 4-4 चपाती खाता हूं सर, बहुत राइस भी खाता हूं, सब्जी भी खाता हूं, सब खाता हूं, तो वो तो कैसे क्या? तो बेटा स्टमक में एक प्रॉपर्टी रहना बहुत जरूरी है, एक्सपांशन, करेक्ट है, एक्सपांशन की। और ऐसा कहते हैं कि मेल का स्टमक थोड़ा ज्यादा एक्सपांडेबल है एज कंपेयर टू फीमेल, तो इसलिए मेल का जो डाइट है, मेल बहुत ज्यादा खाना खाता है एज कंपेयर टू फीमेल, ऐसा एवरेज भी पाया गया है, ये उल्टा भी हो सकता है। तो मतलब आपका स्टमक डिस्टेंसिबल है, एक्सपांडेबल है। अब वो थैली यहाँ है, उसमें आप खाना डालते जा रहे हैं, वो थैली एक्सपांड होती जा रही है खाने के हिसाब से। अब वो थोड़ी एक्सपांड होते होते इस सेक्शन में आए थे, और ये सेक्शन ऐसा भरा भरा लगता है पूरा थैली। सर क्या हम वो थैली यहाँ से यहाँ तक एक्सपांड करके ला सकते हैं? इतना भी एडजस्ट नहीं होता है बे, यहाँ तक ठीक है बस, और फिर यहाँ पे हमको हेवीनेस फील होता है, तब जाके हम ऐसा हाथ करते, ऐसा हाथ नहीं करते, ठीक है, ऐसा पेट भर गया करके करते। समझ में आ गई बात? ओके, तो स्टमक का काम क्या है? स्टमक वाइडेस्ट स्ट्रक्चर है, टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड है, 4 से 5 घंटे तक फूड इसमें रहता है। लेकिन 4 से 5 घंटे तक जब तक खाना इसमें था, तब तक स्टमक ने क्या किया? तो बेटा मैं बता दूं, स्टमक वो ऑर्गन है जो क्या बनाता है? एसिड, HCl बेटा, HCl। अब इसमें भरा पड़ा है पूरा HCl, मतलब मैं तो इसको ऐसा याद रखता हूं जैसे कढ़ाई में आपने तेल ले लिया और नीचे से गैस चालू कर दिया, कढ़ाई में तेल अब उबल रहा है, और जैसे ही आप तेल उबलते समय जैसे ऊपर से कुछ डाल देते हो उसके, जैसे पकौड़े तल रहे हो, तो जैसे डालो करके आवाज आ जाएगी, तो समझ लो आपका स्टमक फुल ऑफ एसिड था। स्टमक में कुछ सेल्स होते हैं जो एसिड बनाते थे, फुल ऑफ एसिड था। तो वो स्टमक की जब हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में, तो उसमें सारे सेल्स के नाम वगैरह हैं। तो अभी याद रखना, ये जो एसिड है, अब एक MCQ आता है नीट में, ये एसिड के इंपॉर्टेंस क्या है, इसके फायदे क्या है? तो इसमें सर सबसे मेन मुद्दा ये है कि ये जो एसिड है दो काम करता है। ऊपर से जो खाना आ रहा है, जैसे ही एसिड में आके गिरता है, तो खाने के अंदर जितने भी जर्म्स है वो इस एसिड में मर जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपके इस HCl का जो pH है वो तकरीबन 1.8 to 2 है, तो ये हाईली एसिडिक हो गया सर। छोटे बच्चों में जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनका pH इतना नहीं होता है, जैसे न्यू बॉर्न बेबीज है उनका pH रहेगा 5 HCl का, मतलब इसको अपन गैस्ट्रिक जूस, स्टमक का एसिड भी बोलते हैं, राइट सर। हमको जो एसिडिटी की तकलीफ होती है वो ये एसिड होता है, करेक्ट बेटा? जब ये स्टमक पूरा एसिड से भर जाता है तो वो एसिड ऊपर चढ़ना शुरू करता है और उससे हमको जलजल होती है, जलन होना शुरू होती है, बर्निंग सेंसेशन होते हैं, हार्ट बर्न्स होते हैं बेटा। तो बेटा इसके लिए हमको ये एसिड को शांत रखना पड़ता है, और ये एसिड को शांत रखने का एक ही तरीका है कि उसको काम दे दो। काम मतलब आप खाना खा लो, वो फूड पार्टिकल को इसमें डिपॉजिट कर लो, अब ये एसिड वो फूड पार्टिकल को प्रोसेस करता रहेगा। अब दो तरीके से प्रोसेस करता है, एक उसमें जितने भी जर्म्स है उसको किल करता है ताकि फूड जर्म फ्री हो जाए, और दूसरा एसिड है तो अच्छे से अच्छा हार्ड फूड पार्टिकल, जो सॉलिड फूड पार्टिकल है वो इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब डाइजेशन बेटा, डाइजेशन मतलब छोटे 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 पीसेस, और उसमें से जर्म्स को भी निकाल देना। ये प्रॉपर्टी किसकी रहेंगी? HCl की रहेंगी। लेकिन सर ये एसिड पूरे एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है क्या? नहीं, ये एसिड सिर्फ स्पेसिफिकली स्टमक में मिलता है, ना स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा ना लार्ज इंटेस्टाइन में मिलेगा। यहां तक बात समझ में आ गई आपको बेटा? अब बेटा आगे बढ़ते हैं। अब ये स्टमक का पूरा माहौल है एसिडिक, लेकिन जब नीचे उतरेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उनका पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट है अल्कलाइन, प्योरली अल्कलाइन। इसका मतलब स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की आपस में कभी जमने वाली नहीं है, ये बात तो 101%। फिर स्टमक इतना एसिड झेल कैसे पा रहा है? स्टमक खुद क्यों नहीं जल गया इतने एसिड के एनवायरनमेंट? बेटा उसके भी अपने कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स होंगे। स्टमक के अंदर से हमने बहुत थिक कोटिंग म्यूकस लगाते हैं, म्यूकस स्टिकी सब्सटेंस अंदर से बहुत थिक लगाते हैं ताकि HCl का असर ना हो सके स्टमक के लेयर्स पे। चलिए वो भी हिस्टोलॉजी का पार्ट है, रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में हम उसको देखेंगे बेटा, ठीक है। अब सर
खाना यहाँ पे एसिड के साथ पूरा मिक्स हो गया है। मतलब सर क्या होता है, जब हम लोग समझ लीजिए फूड पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, और ये पूरा HCl है। अब ये HCl और फूड आपस में क्या हो गया, मिक्स। अब इनका मिक्सचर तैयार हो गया। अब इस मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बताए आपको? इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं चाइम। क्या बोलते हैं? चाइम। सो व्हाट इज चाइम? इट इज HCl प्लस फूड पार्टिकल्स, इनका मिक्सचर। अब ये जो चाइम है अब धीरे धीरे नीचे आएंगे और ये आगे बढ़ते रहेंगे। अब बेटा इनका फ्लो देखो कहां से कहां है, मैं डायरेक्शन बता देता हूं। ये यहां पर आया, यहां से इधर गया। डायग्राम पे ध्यान दीजिए बेटा, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए, बहुत सारी लेबलिंग से, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। आपका ध्यान यहां से हटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तब जाके आप परफेक्टली समझ पाओगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखिए बेटा, स्टमक में जो मिक्सचर ऑफ फूड और HCl तैयार हुआ चाइम, वो नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, ध्यान से सुनिए बेटा सब लोग। Small intestine is having a 3 part. The first part is duodenum. क्या है बेटा? Duodenum. The second part is jejunum and the third part is ileum. Duodenum, jejunum, ileum. एक एक। तो जैसे आप स्टमक से निकले पहले आपको ये duodenum मिला। Duodenum is like this. अब इसको C शेप या U शेप ऐसा लिखते हैं, लेकिन हम लोग C शेप पकड़ के चलेंगे। तो डिओडिनम इस सी शेप इस तरह से, और ये सी शेप में आप देख रहे हैं क्या बैठा हुआ है, एक ऑर्गन छुपा हुआ, देखो ये पैनक्रियास, और पैनक्रियास से एक और ऑर्गन लगा हुआ है स्प्लीन। वैसे स्प्लीन का कोई भी रोल डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है, पैनक्रियास का है और लीवर का है। तो जैसे एलिमेंट्री कैनाल माउथ से लेकर एनस तक है, तो देयर आर सम एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो मदद करते हैं। तो जैसे लीवर और पैनक्रियास तो मैं ड्रॉ कर दिया, स्प्लीन आपको ब्लड सर्कुलेशन में काम आएगा, आरबीसी वगैरह में। मैंने डायग्राम में इसलिए बना दिया बेटा क्योंकि अब वो कनेक्टेड था, तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ से स्टमक था, फिर ऐसा डिओडिनम आया। अब समझो ये ऐसा डिओडिनम है, तो यहाँ से ऐसा पैनक्रियास, मतलब टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आपका क्या आ जाएगा, पैनक्रियास। तो स्प्लीन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये रहा पैनक्रियास बेटा, स्प्लीन, और यहाँ से ऐसा सी शेप कौन आ जा रहा है, डिओडिनम, लाइक दिस। अब भैया ऐसा है कि ऊपर से जो एसिड आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला हिस्सा डिओडिनम उसको झेल रहा है। अब मैं आपको बता दूं, डिओडिनम का लेंथ है 25 सेंटीमीटर, जेजुनम का लेंथ है 2.5 मीटर, और इलियम का अप्रोक्सीमेट लेंथ है 3.5 मीटर। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन वो हिस्सा है जो आपके एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा हिस्सा, लेंथीएस्ट पार्ट। मतलब सर देखो ना, 3.5 और 2.5 कर लो, ये कितना हो जा रहा है, खुद ही सर आपस में 6 मीटर हो गया, और ये 25 सेंटीमीटर मिला तो 6.25। मतलब अगर मैं एवरेजली पकड़ता हूं तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, 6 मीटर्स। मतलब 8 से 10 मीटर में सबसे बड़ा कोई हिस्सा है तो दैट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन सर अब समझ में आ रहा है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये ऐसे नाम क्यों पड़े, जबकि लेंथ सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की 6 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की मैं लेंथ बता देता हूं, वो होता है सिर्फ 1.5 मीटर का। लेकिन स्मॉल और लार्ज ऐसे नाम क्यों पड़े? बेटा नाम उनकी लेंथ पे नहीं पड़े, नाम उनके डायमीटर पे पड़े। आप देखो ना, स्मॉल डायमीटर है लेकिन लेंथ ज्यादा है, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बहुत बड़ा है लेकिन लेंथ 1.5 मीटर की है। मतलब आप इनके जो नाम है उसको लेंथ से कंपेयर मत करो, उसको डायमीटर से कंपेयर करो। चलिए पहले हम लोग एक एक पढ़ते हैं। अब सर ये जो चाइम है जब डिओडिनम में आया तो डिओडिनम पे खतरा मंडरा रहा था। अब डिओडिनम क्या देख रहा है कि चाइम इस पूरा एसिडिक और इसको एसिड की आदत नहीं, तो अब डिओडिनम जल सकता है, अंदर से जल सकता है बिकॉज ऑफ दैट एसिड। तो एसिड को शांत करना पड़ेगा, और एसिड को शांत करने के लिए ऊपर से अल्कलाइन जूसेस डालने पड़ेंगे। क्या डालने पड़ेंगे? अल्कलाइन जूसेस। अब स्मॉल इंटेस्टाइन खुद का एक जूस बनाता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टिनल जूस, मतलब खुद का उसका एक प्रोडक्ट है जिसमें एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो अल्कलाइन प्रॉपर्टी वाले हैं, ठीक है। लेकिन सर वो जूस काफी नहीं था, तो लीवर एंड पैनक्रियास इन दोनों ने हमारी मदद की। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूं, लीवर हम लोग रेगुलर क्लासों में लीवर का हमको कट सेक्शन पढ़ना रहता है,
लीवर के अंदर जो जूस बनता है उसका नाम होता है बेटा बाइल जूस। क्या नाम होता है? बाइल जूस। और पैनक्रियास में जो बनेगा तो नाम एकदम क्लियर है, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट? पैनक्रियाटिक जूस। सो बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस, दोनों जूसेस अल्कलाइन नेचर के हैं और दोनों भी जूसेस दे हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स। ओके, यहां तक मामला पूरा क्लियर है। अब सर हम लोग क्या करेंगे, अब लीवर में जो बाइल जूस है, लीवर के नीचे एक छोटी सी थैली होती है जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। तो ये हो गया बेटा गॉल ब्लैडर। तो बहुत सारे पाइपलाइंस के थ्रू हम लोग बाइल जूस उसमें डालते हैं, फिर गॉल ब्लैडर से वो पाइपलाइन निकाल के हम लोग लाते हैं उसको डिओडिनम। और सेम फॉर द पैनक्रियाटिक जूस, यहाँ से भी एक पाइपलाइन आएंगी और ये पाइपलाइन आके ओपन होंगी इनटू द डिओडिनम। लेकिन आपको बता दूं, लीवर से जो पाइपलाइन आ रही है और पैनक्रियास से जो पाइपलाइन आ रही है, दोनों पाइपलाइन आपस में जुड़ जाएंगे और फिर दोनों पाइपलाइन जुड़ के एक ही पाइपलाइन बनेगी एंड दे आर गोइंग टू ओपन इनटू द डिओडिनम। अब ये पाइपलाइंस में इस डायग्राम में नहीं बना सकता हूं, लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, जब हम रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में जाएंगे तो ये पाइपलाइंस के पूरे नाम, लीवर का पूरा क्रॉस सेक्शन, पैनक्रियास का पूरा क्रॉस सेक्शन हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा अब याद रखिए बेसिक क्या चल रहा है, लीवर से एक जूस आया, पैनक्रियास से एक जूस आया, इंटेस्टाइन का खुद का एक जूस है, इंटेस्टिनल जूस। तीनों जूसेस अल्कलाइन नेचर के, और ये अल्कलाइन जूस पहला काम क्या कर रहे हैं, ऊपर से जो एसिड आ रहा है, कौन आ रहा है? चाइन। ऊपर से जो एसिड आ रहा है उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ताकि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज ना हो। ठीक है, और सर एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ इनके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, डाइजेशन। अब ये फूड पार्टिकल में प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, इन सबको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स चाहिए। तो ये जूसेस में एंजाइम है, सिवाय बाइल जूस के। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस इज फुल ऑफ एंजाइम्स, इंटेस्टिनल जूस इज फुल ऑफ एंजाइम्स। तो ये एंजाइम्स सारे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है बेटा? अब सर ये डिओडिनम में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा डाइजेशन चलता है। एमसीक्यू नीट के हिसाब से मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द डिओडिनम। ठीक है, मतलब सर डाइजेशन का डेफिनेशन मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि इट इज अ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल, नॉन डिफ्यूजेबल इनटू डिफ्यूजेबल एंड नॉन एब्सॉर्बेबल इनटू एब्सॉर्बेबल फूड पार्टिकल्स। यहां तक क्लियर? अब भैया मामला ये है कि मैक्सिमम डाइजेशन हो चुका है, अब आपको न्यूट्रिएंट्स क्या करने हैं? एब्सॉर्ब। अब वो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करके आपको ब्लड या लिम्फ में डालना पड़ता है ताकि वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होके आपके जो बिलियंस ऑफ सेल्स है उनको नरिशमेंट दे सके बेटा। राइट? तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से थे, उसमें से 2 हिस्सों में, एक हिस्से में तो डाइजेशन चल रहा है मैक्सिमम, इसका मतलब रिमेनिंग जो 2 हिस्से हैं, जेजुनम एंड इलियम, इसमें क्या चलने वाला है बेटा? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। तो सर मैं थोड़ा थोड़ा समझ पा रहा हूं, मतलब मैं ऐसा समझ रहा हूं कि जैसे हमने यहां से शुरुआत की, माउथ, ओरल कैविटी, तो हमने निवाला बनाया, अंदर लिया, चबाया, निगल लिया। तो बेटा रोज खाना खाते समय करना, देखो माउथ, ओरल कैविटी, टीथ, टंग, फिर निगलने का सबसे पहले किस में जाता है? फेरिंक्स। इमेजिन करते रहते हैं। फेरिंक्स के बाद किस में जाता है? ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद किस में आता है? स्टमक। स्टमक में एसिड है, जैसे ही खाना उसमें गिरेगा तो खाना छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके अंदर के जितने जर्म्स थे वो सब मर जाएंगे। अगर आपको सच में अपनी स्टमक की लोकेशन लेफ्ट साइड ये पता लगानी, तो सुबह जब आप उठते हो, ब्रश करने के बाद कुछ खाओ मत और एक ठंडा ग्लास का पानी पियो। जैसे ही वो पानी अंदर जाएगा, जब वो पानी फ्लो होता हुआ जाएगा, तो आपको ईसोफेगस कहाँ है, स्टमक कहाँ है, सब समझ में आ जाएगा। तो बेटा 4 से 5 घंटे तक फूड पार्टिकल यहाँ है, उसको पूरा प्रोसेस किया और अब वो फूड पार्टिकल को आगे भेजा। 4-5 घंटों के बाद जब आपका स्टमक खाली हो जाता है, तब आपको फिर से भूख लगती है। मतलब जो भूख लगने वाले हंगर वाले सेंसेशन होते हैं ना, वो हंगर वाले सेंसेशन एम्प्टीनेस ऑफ स्टमक के होते हैं। स्टमक खाली, फिर से भूख लगी, फिर से खाओ। राइट? मतलब हर 4 से 5 घंटों के बाद आपको भूख लगना है ही, कंपल्सरी है। ठीक है? अब आप उसको कितना कंट्रोल करते हैं वो आपके ऊपर है। अब सर ऐसा है कि डिओडिनम और आप देख रहे हैं जेजुनम और इलियम, ये पूरी पाइपलाइन है।
ये हमारे सेंटर में रहती है, यहाँ पे पूरी कॉइल अप होती है, क्योंकि कम से कम 6 मीटर की तो पाइपलाइन हुई है और इधर रखी हुई है। अब सर आगे बढ़ाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। अब सर ये जो डाइजेशन है, मैंने कहा एंजाइमेटिक डाइजेशन है, तो हमको रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में क्या होता है बेटा, सारे एंजाइम्स की लिस्ट, सारे न्यूट्रिएंट्स की लिस्ट, उनके रिएक्शंस, उनकी पीएच वैल्यू, उनके फाइनल प्रोडक्ट्स, ये सब लिखने पड़ते हैं। तो काफी लंबी चौड़ी प्रोसीजर है। अभी हम फाउंडेशन क्लास के हिसाब से थोड़ा बेसिक रोल देख रहे हैं, रेगुलर क्लासरूम के हिसाब से इसको तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अब सर मामले को थोड़ा अगर हम आगे बढ़ाते हैं, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द लोड इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत क्यों थी? सबसे पहले लार्ज इंटेस्टाइन कहां पर है ये देखिए बेटा। लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअल में ना मेनली देखें तो 2 चीजों से बनता है, और कुछ बुक्स के हिसाब से 3 चीजें। चलो तीनों भी बता देता हूं मैं। सबसे पहले होता है सीकम, आप फोकस करेंगे सारे बेटे, ये है इलियम, इलियम कंटिन्यूज इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, दिस पार्ट, ये दिखाया हुआ है। अब यहां पे एक पाउच होता है, उस पाउच को हम लोग बोलते हैं सीकम, और वो पाउच से नीचे की तरफ जा रहा है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम हम सभी जानते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, अपेंडिक्स। क्या कहते हैं उसे? अपेंडिक्स। बताओ बेटा, अपेंडिक्स तुम्हारे राइट में है कि लेफ्ट में? राइट साइड, लेफ्ट साइड? डायग्राम देख, बता किधर है? मैंने हमेशा कहा डायग्राम को पढ़ो। देखो ये डायग्राम कैसे, लाइक दिस, आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, ये मेरा चेहरा, ये यहां से ऐसा पूरा डायग्राम, मतलब ये मेरा राइट हो, ये मेरा लेफ्ट हो। तो अब अपेंडिक्स किधर है? राइट साइड, इधर, इधर है सर, इधर नहीं है, अपेंडिक्स आपके राइट में है, ठीक है। तो बेटा सीकम होता क्या है, पहले वो हम बात करेंगे। सीकम कंटिन्यूज इनटू अ पाइपलाइन व्हिच इज नोन एज कोलॉन। तो मैं लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट बता रहा हूं पहले, फिर उसको एक एक एक्सप्लेन करूंगा। अब पहला पार्ट हो गया सीकम, दूसरा पार्ट है कोलॉन। अब आप ये ब्लू एरो को फॉलो कीजिए, ये है बेटा कोलॉन के पार्ट्स, जैसे ये ऊपर जा रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, असेंडिंग कोलॉन। फिर ये ऐसा जा रहा है, सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसवर्स कोलॉन। फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे भैया, डिसेंडिंग कोलॉन। और फिर ये थोड़ा ऑब्लिक जा रहा है, ये देखिए यहां से नीचे आ जाते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलॉन। पुरानी एनसीईआरटी बुक में बेटा ध्यान देंगे, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पुरानी एनसीईआरटी बुक में सिर्फ 3 ही कॉलम थे, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग। सिग्मोइड कोलॉन मेंशन नहीं था, लेकिन अब इस नीट एग्जाम के हिसाब से 4 कॉलम होंगे सिग्मोइड कोलॉन। अब बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है, ये सिग्मोइड कोलॉन से जो नीचे की तरफ आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रेक्टम। क्या कहते हैं? रेक्टम। ये रेक्टम एक छोटी सी पाइपलाइन है, और उस पाइपलाइन की ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एनस, ठीक है। तो चलिए ये हो गए द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लेकिन अब थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन में और आगे बढ़ते बेटा, तो बेटा ध्यान देंगे आप सबसे पहले चीजों पे, लार्ज इंटेस्टाइन की जरूरत क्यों थी बेटा? जो भी आपने खाना खाया, ऐसा कभी नहीं होता है कि वो खाना 100% डाइजेस्ट हो जाता है, उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती है जो अनडाइजेस्टेबल होती है, जो हमको नहीं पचती है, डाइजेस्ट नहीं हो रही, वो तो पच नहीं रही, या हमने ठीक से चबाया नहीं करके वो हमको पच नहीं रही। तो बेटा जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, उनका क्या होता है, कभी सोचा? नहीं सर, उनका क्या सोचना है? जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, फिर वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जा रहे हैं, ब्लड उनको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, फिर एक एक सेल खुद की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बेटा मेरा फोकस ये है कि जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे, तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहे और वो यूज भी नहीं हो रहे, तो उनका क्या? तो सारे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन से ट्रैवल करते करते लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को डाला जाता है, और वो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बॉडी के बाहर निकाला जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया, राइट, कि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो ऐसे कैसे बाहर निकलेंगे, उनको हम लोग फीकल मैटर में कन्वर्ट करते हैं, मतलब वो कन्वर्जन लार्ज इंटेस्टाइन में चल रहा है, और वहां से फिर उसको एक्सपेल आउटसाइड द बॉडी, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चल रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया चल रही है सर। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सीकम, सीकम को बोलते हैं ब्लाइंड पाउच, और ये सीकम का इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बैक्टीरिया है,
ई कोलाई, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया ई कोलाई। मतलब सर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्या है? हमने रहने को जगह दी बेटा। तो सर इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है? नहीं बेटा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअलिज्म। हमको एक दूसरे से फायदा है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये है कि हमने ई कोलाई को रहने के लिए घर दिया, घर बोले तो सीकम, और हमने उसको खाने के लिए अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स दिए। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो कुछ बचा नहीं वो सीकम में आया। सीकम में ई कोलाई बैक्टीरिया ने उसको खाया, पचाया और उसको किस में कन्वर्ट करके दिया? फीकल मैटर। तो ई कोलाई हमारे लिए क्या कर रहा है? दो चीजें बना रहा है, फीसेस एंड सम विटामिन्स लाइक विटामिन के, B1 एक्सेट्रा। मतलब सर ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों को एक दूसरे से फायदा है, और ये फायदा है करके नुकसान का कोई सवाल ही पैदा नहीं। अब सर आप देख रहे होंगे जो सीकम है उससे एक नीचे एक छोटी सी चीज हटके, दैट इज कॉल्ड एज अपेंडिक्स। लिखा है उसके सामने वेस्टिजियल, हम सब जानते हैं अपेंडिक्स इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन। किसी को भी पूछते कि विच इज द वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो सबसे पहले आंसर आता है अपेंडिक्स। लेकिन क्यों? पहले मैं बता दूं, अपेंडिक्स सिर्फ वेस्टिजियल एलिमेंट्री कैनाल के मामले में। और अब आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, वेयर इज योर अपेंडिक्स? सर वो सीकम के नीचे, लेफ्ट या राइट बताओ बेटा। मैं जैसे खड़ा हूं डायग्राम भी वैसे, लाइक दिस, ये देखो ऐसा फेस है, ये ऐसा जा रहा है ऐसा, इसका मतलब मेरा अपेंडिक्स यहाँ है, दैट इज ऑन माय राइट साइड बेटा। तो अपेंडिक्स का काम क्या चल रहा है भैया? अपेंडिक्स का काम ये चलता है कि वो सेलुलोज फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए बना दो। लेकिन अब अपेंडिक्स वेस्टिजियल हो गया तो हम जो भी सेलुलोज खाएंगे तो वो हमको पचेगा नहीं। जैसे गाय भैंसों में होता है सेलुलोज, घास उसमें बहुत बड़ा रहता है, तो मतलब एक तरह से उनके पास वो चीज काम कर रही है, लेकिन हमारे पास नहीं कर रही है। ठीक है। अब सर अपेंडिक्स में सर वो बहुत दुखता है, कभी कुछ इन्फेक्शन होता है, अपेंडिसाइटिस बोलते हैं बेटा। स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जब हम पढ़ाई करते समय बैठते हैं तो जैसे टेबल कुर्सी पे बैठ रहे तो सामने झुक के बैठते हैं, नीचे पढ़ाई करते बैठे तो सामने झुक के बैठते हैं। जब हम सामने झुक के बैठते हैं तो अपेंडिक्स में प्रेशर आता है, और ऐसा कहते हैं कि सीकम के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है थोड़ा सा इंसर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से अपेंडिक्स में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं सबको कहूंगा जब भी पढ़ाई करते समय बैठो सामने जरा झुको मत, थोड़ा स्ट्रेट बैठो या बार बार पोजीशन चेंज करते रहो, जिसकी वजह से अपेंडिक्स पे प्रेशर ना पड़े। ओके। अब सर सीकम के बाद ये जो इतनी बड़ी कम से कम 1 मीटर की पाइपलाइन, तो वो जो पूरी पाइपलाइन है उसको बोलते हैं कोलॉन, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो कोलॉन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आप देख रहे होंगे असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, और ये ऑब्लिकली जा रहा है, दैट इज अ सिग्मोइड कोलॉन। कुछ बुक्स में 3 ही दिया होता है, सिग्मोइड कोलॉन गायब कर देते हैं, लेकिन आप चारों याद रखेंगे। अब नीट के एग्जाम के हिसाब से 4। तो बेटा ये कोलॉन का रोल क्या है? सबसे पहले सर कोलॉन में डाइजेशन तो बिल्कुल नहीं होता, तो याद रखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नाम की चीज नहीं, लेकिन एब्जॉर्प्शन, मिनिमम एब्जॉर्प्शन होता है। देखो कैसा होता है, जो विटामिन ये ई कोलाई ने बनाए उसको एब्जॉर्ब तो करना पड़ेगा, बॉडी के बाहर तो फेंकना नहीं। तो विटामिन का एब्जॉर्प्शन, थोड़ा बहुत पानी और थोड़े बहुत मिनरल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम वगैरह वो एब्जॉर्ब होगा। मतलब सर लार्ज इंटेस्टाइन इज वेरी पुअर इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बट मिनिमम एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन की 3 ही चीजों का याद रखना है, नीट में एमसीक्यू में आएगा, वाटर, मिनरल्स एंड विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके। अब सर ये चीजें आ गई। अब सर मामला ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे किडनी में यूरिन बनती है, और यूरिन को हम टेम्पररी स्टोर करते हैं ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। जब वो ब्लैडर भर जाता है उसके बाद एक साथ ही यूरिनेशन करते हैं। मतलब सर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है क्या, जैसे हम टेम्पररी यूरिन को स्टोर करें तो वैसे हम टेम्पररी फीकल मैटर को भी स्टोर कर सकते हैं? बिल्कुल। आप देखिए यहां से वो फीकल मैटर नीचे गया, यहां ये जो मैंने बनाया है ये फीसेस ही बेटा। अब वो फीसेस स्टोर कहां पे हो रहे हैं? रेक्टम। रेक्टम बेटा लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये पाइपलाइन है 12 सेंटीमीटर, सिर्फ 12 सेंटीमीटर, जैसे कि फेरेंक्स है। तो रेक्टम इज अ 12 सेंटीमीटर पाइपलाइन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फीसेस। और बेटा ये रेक्टम की जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एनस, राइट। अब ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है ये स्केलेटल मसल की बनी है, और रेक्टम बना है स्मूथ मसल का। स्केलेटल मसल की क्यों बनी? क्योंकि ये ओपनिंग कब खुलनी चाहिए और कब बंद होनी चाहिए, वो वॉलेंटरी होनी चाहिए। स्केलेटल मसल इज वॉलेंटरी। बहुत अच्छी बात है बेटा, भगवान ने आपके हाथ में कंट्रोल रखा हुआ। मतलब सर जैसे कि ये 12 सेंटीमीटर पाइपलाइन पूरी फीसेस से लोड होगी, पूरे फीकल मैटर भर गए। नाउ यू गॉट अ सेंसेशन फॉर डेफिकेशन, इजेशन प्रोसेस, मतलब डेफिकेशन के आपको सेंसेशन आ जाएंगे, और अब आपको ये एम्प्टी करना पड़ेगा। लेकिन वो एम्प्टी आपको पूछ के ही होगा,
आपको बिना पूछे नहीं होगा। अच्छी बात है ना सर, हमारी इज्जत हमारे हाथ में। मतलब अगर समझो मान लो ये एनल ओपनिंग भी स्मूथ मसल की बनी रहती तो क्या हो जाता, कब खाली हो गया पता ही नहीं चला सर, राइट। छोटे बच्चों में होता है ना बेटा, छोटे बच्चों में होता है कि कभी भी यूरिन हो जाती, कभी भी फीसेस होती है, उनको सेंसेशन नहीं आते। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। जैसे 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं खासकर, यहाँ पे स्केलेटल मसल तो है, लेकिन स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए नर्व सप्लाई जरूरी है। इनके पास नर्व सप्लाई नहीं था, मतलब नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो वो इनवॉलेंटरी चल रहा था कि जैसे थोड़े भी फीसेस ऊपर आ गए सीधा डेफिकेशन हो गया, दे डोंट हैव कंट्रोल ओवर। सर हमारे पास आज कंट्रोल क्यों है? क्योंकि इसको नर्व सप्लाई। सर आपने एक बचपन का एग्जांपल दिया, एक बुढ़ापे का भी ले लो। बूढ़े लोगों में भी कई बार होता है यूरिनेशन, डेफिकेशन इनवॉलेंटरी होती है, तो बुढ़ापे में क्या नर्व सप्लाई नहीं होता है? बुढ़ापे में नर्व सप्लाई, लेकिन बेटा ये जो मसल है ना, ये अब थक चुके हैं, जिंदगी भर से काम कर रहे हैं बेटा, जिंदगी भर से कंट्रोल कर रहे थे हर चीज, लेकिन अब ये मसल रिलैक्स हो गए और हमेशा के लिए रिलैक्स हो गए बुढ़ापे में जाके, इसलिए अब वहां पर भी डेफिकेशन क्या हो जाएगा? इनवॉलेंटरी। मतलब जो डेफिकेशन प्रोसेस है वो हमारी उम्र में वॉलेंटरी है, लेकिन एकदम जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं और एकदम जो एक्सट्रीम ओल्ड एज के लोग हैं, उनमें ये प्रोसेस क्या चलती है? इनवॉलेंटरी। छोटे बच्चों में रीजन क्या था? नर्व सप्लाई नहीं था। और बूढ़े लोगों में रीजन क्या था? स्केलेटल मसल अब बूढ़े हो चुके हैं, वो हमेशा के लिए रिलैक्स हो चुके हैं। यहां तक समझे? तो बेटा ये आपने सीखा एलिमेंट्री कैनाल एट ग्लांस को, ठीक है बेटा। रेगुलर क्लासरूम में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, पूरा क्रॉस सेक्शन है, तो लीवर का क्रॉस सेक्शन, पैंक्रियास का क्रॉस सेक्शन, स्टमक का क्रॉस सेक्शन, इंटेस्टाइन का क्रॉस सेक्शन। इनफैक्ट मैंने एक और ग्लैंड ने बनाया जो ओरल कैविटी में होते हैं आपके, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाते हैं। आप जानते हैं दिन भर में आपको सलाइवा कितना बनता है? कम से कम 1.5 लीटर। सर इतना 1.5 लीटर सलाइवा हम लोग करते क्या है? थूक देते हैं, कुछ लोग थूक देते हैं, हम लोग स्वेलो कर लेते हैं। ये सलाइवा का इंपॉर्टेंस आप जानते हो? जब आप खाना चबाते हो तो सलाइवा उसके साथ लपेटा जाता है और वो सलाइवा आपके फूड पार्टिकल को स्मूथ बनाता है, सॉफ्ट बनाता है और डाइजेस्ट और निगलने में मदद करता है बेटा। तो बेटा ये सारे ग्लैंड्स, उनके क्रॉस सेक्शंस, उनके फंक्शंस, उनकी जो सिक्रीशन, उनके जूसेस, वो सब हमको पढ़ना है। चलिए चलते चलते फाइनली एक बार सब कुछ रिवाइज करते बेटा। तो हमने शुरुआत की माउथ से लेकर एनस तक, माउथ से लेकर एंटीरियर 1/3 ऑफ इसोफेगस स्केलेटल मसल्स और एनल ओपनिंग स्केलेटल मसल, लेकिन पोस्टीरियर 2/3 ऑफ इसोफेगस टिल द रेक्टम तक ये पूरा किसका बना हुआ है बेटा? स्मूथ मसल। मतलब इसमें सब में पेरिस्टाल से चल रहा है, सब आगे आगे फूड पार्टिकल या फीकल मैटर को ढकलते हुए ला रहा है। तो बेटा ओरल कैविटी का काम क्या है? खाना चबाना। फेरिंक्स इज अ कॉमन पैसेज, राइट, जिसमें से फूड और एयर पास होगा। इसोफेगस इज अ फूड पाइप, वो जाएगी स्टमक। स्टमक एक थैला है जिसमें हम लोग बोलते हैं टेम्पररी स्टोरेज ऑफ फूड होगा कम से कम 4 से 5 घंटों के लिए। स्टमक के अंदर एक एसिड होता है जिससे फूड मिक्स कर देते हैं, ये एसिड फूड को डिसॉल्व भी करता है और ये एसिड फूड के अंदर के जर्म्स को मारता भी है, तो उनके मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं? चाय। अब स्टमक से जो भी फूड है वो किधर जाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। डियोडिनम इज फॉर मैक्सिमम डाइजेशन, लेकिन डियोडिनम को सबसे बड़ा खतरा था कि कहीं ऊपर के एसिड से वो डैमेज ना हो जाए, तो लीवर और पैंक्रियास ने मदद की, उन्होंने अपने अपने जूस डाले, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस, ये सब अल्कलाइन नेचर के, ताकि ऊपर से जो चाइम आ रहा है उसके एसिडिटी को हम क्या कर सके? न्यूट्रलाइज। जेजुनम और इलियम इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब जो चीजें अनडाइजेस्टेड है लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगी, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया फीकल मैटर बनाएगा, विटामिन्स बनाएगा, रेक्टम इस फीकल मैटर को टेम्परेरी स्टोर करेंगे एंड आउटसाइड जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल बेटा। तो भैया ये हो गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में एलिमेंट्री कैनाल एट ग्लांस। इससे रिलेटेड बेटा अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो आप हमें मेल कर सकते हो। इसके अलावा बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे डिटेल वर्जन अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज एनरोल इन आवर रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम दैट इज सुपर 60 बैच, राइट। और इसके लिए अगर आपको इसके डिटेल्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसे कॉल कीजिए, आपको सारी डिटेल्स उस पर मिल जाएंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।